तो चलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बेटा। तो हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन करा था ना बहुत सारे। तो चलो बेटा अब हम लोग प्रिज्म थ्योरी कर रहे थे। तो प्रिज्म थ्योरी में एक पॉइंट हमने ये बता दिया था कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसे बोलते हैं ना बेटा। तो प्रिज्म थ्योरी हम लोग का चल रहा था बेटा। तो प्रिज्म थ्योरी में इसके आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। याद है ना, प्रिज्म थ्योरी समझाया था ना। व्हाट इज अ प्रिज्म? इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये बेटा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं जो कि एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं ना बेटा। आइए अब यहाँ पर बेटा सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये बेटा प्रिज्म में ये कहानी आप लोग जानते हैं कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। वेरी गुड, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या होता है बेटा, लाइट ऐसे आई और लाइट जो है सबसे पहले तो बेटा ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक, देखिए बेटा लाइट दो तरह का होता है, एक होता है मोनोक्रोमेटिक और एक होता है पॉलीक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक होता है कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट, और पॉलीक्रोमेटिक मतलब जिसमें कि एक से ज्यादा वेवलेंथ हो, जैसे व्हाइट लाइट एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बेटा जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब बेटा एक ही वेवलेंथ होगा उसमें, जैसे सोडियम लाइट, येलो लाइट जिसे सोडियम लाइट कहते हैं, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है बेटा। तो ये लाइट आया ऐसे करके, ये नॉर्मल है बेटा। तो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। लाइट फिर यहाँ से ऐसे गया और उसके बाद बेटा ये यहाँ पर गिरा, ये नॉर्मल के साथ, और ये यहाँ पर ऐसे। देखिए लाइट का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। यहाँ देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, देखिए लाइट आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रेयर टू डेंसर जा रहा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। फिर लाइट यहाँ पर आई, इस सरफेस पर गिरी, यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ डेंसर टू रेयर जा रहा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो प्रिज्म हमेशा लाइट को किधर मोड़ रहा है, थर्ड साइड की तरफ। जैसे ये दोनों तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ, इस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं थर्ड साइड या बेस। तो प्रिज्म हमेशा अपने बेस की तरफ लाइट को मोड़ता है, यानी जो भी लाइट इस पे पास आएगी, पास करेगी, गुजरेगी, वो किधर की तरफ मुड़ेगा बेटा, बेस की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बेटा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। प्रिज्म के अंदर ये जो लाइट ट्रेवल हो रही है बेटा, यहाँ नॉर्मल के साथ R1 है और यहाँ नॉर्मल के साथ R2 दिखा रहे हैं, यानी प्रिज्म के अंदर नॉर्मल के साथ जो लाइट एंगल बना रहा है उसे हम R1 और R2 से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लाइट ऐसे आई, इस सरफेस पे गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ R2 है, और यहाँ लाइट एंगल ऑफ ई से निकली, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी इतने एंगल से बाहर निकल गए, ठीक है बेटा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अब मान लो बेटा ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। इसे मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है बेटा, ऐसे मैं मिला देता हूँ और इसे हम बोलते हैं P, ठीक है। तो अगर मैं बेटा इन ट्रायंगल MNP देखने को बोलूं, इन ट्रायंगल MNP, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखने को बोलूं, आप देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल है बेटा, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा बेटा 180। तो 180 का मतलब R1 प्लस R2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर बेटा ये जो है, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल P इक्वल टू 180। अब जो मैं देखने को बोलूंगा बेटा AMPN, ये ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल AMPN। क्या हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, एक एंगल ये, दूसरा तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है बेटा। तो 4 एंगल का सम, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, क्या चारों एंगल का सम 360 होता है? तो यस सर, चारों एंगल का सम इज 360 डिग्री। यानी कौन कौन सा एंगल, एंगल A प्लस एंगल दिस 90 डिग्री प्लस एंगल P प्लस N, यानी एंगल A प्लस एंगल P चलेगा 90, एंगल P और ये 90 और इक्वल टू 360। आधी बात समझ में बच्चों, बहुत ही सिंपल कहानी चल रही है, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा मामला है। A प्लस 90 प्लस एंगल, देखिए ये A,
ये 90, ये P, ये 90, चारों एंगल का सम 360। ठीक, चलिए। अच्छा बेटा 90 और 90 180, 180 उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा। एंगल P की वैल्यू देखो कितना है, देखो बेटा एंगल P की वैल्यू लिख सकते हैं, एंगल P इक्वल टू 180 माइनस R1 माइनस R2, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यों ना एंगल P की वैल्यू आप पुट कर ले, कितना लिखेंगे 180 माइनस R1 माइनस R2, और ये 90 और 90 180 उधर जाएगा, 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 180 बचेगा, और 180 से 180 कैंसिल आउट, तो A इक्वल टू होगा R1 प्लस R2। ये देखिए A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। मतलब बेटा ये याद रखना है, रुक जाओ पहले, लिखने से पहले सुन लो कि इन दोनों एंगल का सम R1 प्लस R2 A के बराबर होता है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। हमेशा जब भी लाइट प्रिज्म से पास करी बस सीधा समझना कि R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू A। ठीक है, चलो आओ लिखो। जल्दी लिखो, डरना नहीं। तो घबराहट सी हो रही बेटा, घबराना नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आसान है, डरने का नहीं, डरने का बिल्कुल भी नहीं। जल्दी चलो बिठा दो बेटा। तो यहां तक आपने पढ़ा A इक्वल टू R1 प्लस R2। प्रिज्म थ्योरी में पहली बात आपने पढ़ लिया बेटा। प्रिज्म थ्योरी में अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। डरना नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है बच्चों। अब सुनना, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, है ना बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म, किसी प्रिज्म से डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर कोई प्रिज्म लेते हैं, बहुत आराम से सुनना बच्चों, प्यारे बच्चों, ये प्रिज्म है। अब बेटा लाइट ऐसे आई और ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। अब लाइट इसमें गई ऐसे प्रिज्म के अंदर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, फिर यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ R2, और यहाँ एंगल ऑफ इमर्जेंस E। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो लाइट ऐसे ही चल रही थी बेटा, प्रिज्म पे गिरी और मुड़ने के बाद ऐसे आ गई है ना, पास होने के बाद। तो लाइट के चलने की डायरेक्शन कौन सी है बेटा, ये है। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट बिल्कुल सीधा ऐसे निकलती, है ना बेटा, एकदम ऐसे सीधा ऐसे निकलती। लेकिन प्रिज्म से गुजरने के बाद लाइट इधर जा रही है, यानी ये है डेविएशन प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म ने इतना डेविएशन प्रोड्यूस करा, डरना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। एक सेकंड रुकिए बेटा, थोड़ा डायग्राम को सही बना देता हूँ, वरना आप लोग का रायता फैल जाएगा। जोर से बोलो बेटा, आप लोग का रायता फैल जाता है और हम नहीं चाहते आप लोग का रायता फैले। ठीक है, ये लाइट इस तरफ चल रही थी, ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। अब लाइट प्रिज्म से पास होकर गुजर जा रही है, तो ये बेसिकली ये डेविएशन है, डेल, ठीक है। चलिए अब ये डेविएशन कैसे निकालेंगे बच्चों, ये डेविएशन, तो देखिए बेटा, ये आई है, तो क्या ये पूरा आई होगा, तो यस सर।
सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल ये लाइन और ये लाइन ऐसे, तो I में से R1 घटाएंगे तो ये एंगल कितना आएगा I माइनस R1। देखो बेटा ये एंगल आया I माइनस R1, वेरी सिंपल। उसी तरह से ये E है पूरा सामने अपोजिट एंगल और R2, तो ये एंगल कितना होगा E माइनस R2। होगा कि नहीं होगा बच्चों, घबराना नहीं, होगा कि नहीं होगा बच्चों। E में से R2 घटाएंगे तो ये एंगल होगा E माइनस R2। अब अगर देखो बेटा इस ट्रायंगल को देखो, ये दिखाई दे रहा है ना बेटा, घबराना नहीं। कौन सा ट्रायंगल, ये देखो मेरी उंगलियों को देखो कैसे जा रही है, ये क्लियर। इसको मैं यहां बना दूं बच्चों, यहां बना दूं बच्चों, ये डेल है, ये वाला एंगल है बेटा I माइनस R1 और ये एंगल है E माइनस R2। अब एक बात बताओ, ये ट्रायंगल को मैंने यहां बना दिया समझाने के लिए आपको, है ना, मुझे मालूम है आप खतरों के खिलाड़ी हैं, मुझे मालूम है। तो ये बेटा ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड बढ़ा दिया, तो ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यस सर, तो डेल इक्वल टू होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू होगा I प्लस E, और बेटा माइनस कॉमन लेंगे R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या मैंने कुछ बताया, नहीं बताओ, क्या मैंने कभी कुछ बताया कि R1 प्लस R2 का हमेशा प्रिज्म में ये कंसेप्ट होता है बेटा, R1 प्लस R2 हमेशा A के बराबर होता है, अभी समझाया था। तो यहाँ पर डेल बराबर होगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह A। ये फॉर्मूला होता है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म का, यानी प्रिज्म से जो डेविएशन होता है बेटा ये फॉर्मूला होता है I प्लस E माइनस A। घबराहट हो रही है, घबराना नहीं। तो जब भी कभी प्रिज्म से लाइट पास होती है तो I प्लस E माइनस A। आओ मिलकर देखें जल्दी। हाथ को जल्दी जल्दी चलाएं। हाथ को जल्दी जल्दी चलाएं, हाथ को जल्दी जल्दी चलाएं। बड़ा ही खतरनाक है भाई, बड़ा ही खतरनाक है भाई। चलो मिटाते हैं, मिटा दे बच्चों, आधे मिनट का और टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिखो, जल्दी प्लीज। हो गया, चलो नेक्स्ट मिटाता हूं, ठीक है, मिटा दूं। चलिए बेटा, अब यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब यहां पर बेटा हमें देखिए एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, यानी बेटा मिनिमम डेविएशन के लिए क्या शर्त है। देखिए इस पे भी सवाल आता है, जरूरी है आपको जानना।
कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब देखिए बेटा, जैसे क्या हुआ कि ये प्रिज्म है, आराम से सुनिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा बेटा, ठीक है, जो मैं आपको समझाऊंगा। ये प्रिज्म है बेटा, चलिए भाई ये प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अच्छा भाई, अब क्या हो बेटा, लाइट ऐसे करके आया, यहां इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, लाइट रेयर टू डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, फिर लाइट इस सरफेस पे गिरा और लाइट ऐसे बाहर निकल गया। हम बोलते हैं डेविएशन, तो दिस इज द डेविएशन, आपको पता चल गया दिस इज द डेविएशन। अब क्या हुआ बेटा कि यहां पर कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन लिखा है, यानी मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन, शर्त ऐसी क्या करे, ऐसा क्या हो जाए कि प्रिज्म से डेविएशन सबसे कम हो, है ना बेटा, प्रिज्म से डेविएशन सबसे कम हो। तो इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या हुआ बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम गिरा रहे हैं बेटा, अलग अलग एंगल पर गिराते हैं। पहले 0 डिग्री के आसपास का एंगल, जैसे कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, हर एंगल पर मैं डेविएशन मेजर कर रहा हूं लेबोरेटरी में जा करके बेटा, इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये डेविएशन कितना आ रहा है वो आराम से निकाल सकते हो, आप उसकी टेंशन ना लो। वो एक मेथड है जिससे कि अगर आप 10 डिग्री पे गिराओगे, केवल एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम हो तो डेविएशन पता चल जाएगा, ऐसा मेथड है बेटा। तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर मीटर की मदद से प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो कितना डेविएशन होगा आराम से मेजर हो जाता है। केवल मुझे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम हो, अलग अलग एंगल पर डेविएशन जो है बेटा वो नोट किया गया है ना, कभी 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 75, 80, 90 तक पहुंच गया मान लो, तो डेविएशन अलग अलग नोट किया गया। अब एक तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक तरफ डेविएशन है, यहाँ 10 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता चला 35 डिग्री डेविएशन, फिर 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता चला कि ये 42 डिग्री एंगल ऑफ, ऐसे करके नोट किया गया। फील करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसे करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन ये गिराया गया लाइट अलग अलग एंगल पे, और ये नोट किया गया कि रिजल्ट क्या रहा, डेविएशन कितना मिल रहा। अब उसके बाद बेटा यहां पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया जिसमें एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्सिस पे डेविएशन ये लिखा गया, और जो जो वैल्यू था 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 वो यहाँ पे करा गया, लिखा गया, नोट किया गया, और डेविएशन जितना जितना मिला वो यहाँ नोट किया गया। और ग्राफ कुछ इस तरह का मिला बेटा, जिसमें ग्राफ ये कुछ ऐसा करके ऐसा था। देखिए ध्यान से, सिमेट्रिक नहीं बेटा, इधर की तरफ थोड़ा ज्यादा ऐसे करके ऐसे, इस तरह का ग्राफ मिला। इस ग्राफ का कोई इक्वेशन नहीं पढ़ना है, डोंट वरी रहना, इक्वेशन नहीं पढ़ना हमें, कोई इक्वेशन पढ़ना नो। यहां पर बेटा ये जो ग्राफ है वो इस तरह का है, सिमेट्रिक नहीं है, अलग अलग एंगल पर अलग अलग डेविएशन जो है वो नोट करके इस तरह का ग्राफ प्लॉट करा गया। आप ये देख पा रहे बेटा, बहुत अच्छे से सुनना। जैसे मान लो कोई डेविएशन है, मान लो जैसे 35 डिग्री का डेविएशन है, आप देख रहे हैं इस डेविएशन के लिए देयर आर 2 पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देयर आर 2 पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरी बात समझिएगा, एक ही पर्टिकुलर डेविएशन के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जैसे मैंने कहा 10 डिग्री है और मान लीजिए इधर 62 डिग्री है, आप बोलेंगे सर मतलब अगर आप 10 डिग्री पे भी गिराते हो तो डेविएशन 35 डिग्री मिलेगा, और 62 डिग्री पर भी गिराते हो तो डेविएशन 35 डिग्री मिलेगा, मतलब देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर बेटा एक चीज मजेदार है जो आपको समझना है। यहां पर जानते हो बच्चों, अगर यहां पर ध्यान देना, अगर मैंने लाइट 10 डिग्री पर गिराया, बच्चों बिल्कुल आराम से सुनना, लाइट मैंने 10 डिग्री पर गिराया, ठीक है, अगर मैंने यहां पर लाइट 10 डिग्री पर गिराया तो बताओ कितना डेविएशन हुआ बेटा, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री, तो जो दूसरा वैल्यू होता है ना वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाता है अपने आप। देखिए इंटरेस्टिंग है, अगर आप 10 डिग्री भी गिराओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन 35 डिग्री, लेकिन जो दूसरा वैल्यू उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। यानी एक वैल्यू अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह ट्रीट करोगे तो दूसरा वैल्यू अपने आप एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा। और अगर कहीं आपने 62 डिग्री पर गिराया
अगर आपने 62 डिग्री पर गिराया कि सर मैं 62 डिग्री पर गिराऊंगा, तो लाइट ऐसे जाएगी इधर और यहाँ 10 डिग्री का मिलेगा डेविएशन, फिर से 35 डिग्री। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको मान लिया तो एंगल ऑफ इमर्जेंस ये बन जाएगा। सर क्यों? यानी एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए हम बोलते हैं दो पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। कौन कौन है बेटा? एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा मान लिया 10 डिग्री और 62 डिग्री, जिसमें अगर एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा वैल्यू अपने आप एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगा, और अगर ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वैल्यू अपने आप एंगल ऑफ इमर्जेंस। यानी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें किसी स्टैंड पर अगर एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा वैल्यू अपने आप एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। सवाल उठता है सर ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो ऐसा होता बेटा रिवर्सिबिलिटी नेचर ऑफ लाइट की वजह से। देखिए कंसेप्ट है यहाँ पर, ये कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी नेचर ऑफ लाइट की वजह से होता क्या बेटा? सर इस डायग्राम में देखो, लाइट ऐसे है 10 डिग्री पर, ऐसे गई और ऐसे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री, एंगल ऑफ इमर्जेंस 62 डिग्री, डेविएशन कितना 35। अब लाइट की डायरेक्शन को ऐसे मोड़ दो, लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, रिवर्सिबिलिटी नेचर का रिवर्स करके देखो, तो रिवर्स करके इधर से गिराओगे, ऐसे गिराओगे तो 62 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट उसी पाथ से फॉलो करते बाहर निकलेगा। यानी 62 डिग्री पे गिराओगे तो 10 डिग्री पर एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा और डेविएशन 35 डिग्री का होगा। इसीलिए बेटा मैं जो कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनो, वेरी सिंपल, कि किसी एक डेविएशन के लिए कितने पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सुनाई दे रहा है ढंग से? मैं बहुत आराम से बोल रहा हूं, वर्डिंग्स बहुत क्लियर है, उसे आराम से सुनो और समझो कि किसी पर्टिकुलर डेविएशन के लिए कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे? दो, ये और ये। अगर किसी स्टैंड पे एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा वैल्यू अपने आप एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये समझ में आया? घबराना नहीं बेटा, नीचे नीचे ये सब तो समझाने के लिए था। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई पर्टिकुलर डेविएशन है डेल, तो बताइए ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वैल्यू क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अगर मैं बोलूं I1 बराबर है E या I1 बराबर है I, तो I2 क्या हो जाएगा? E। और अगर I1 जो है I2 हो गया I, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया I, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I1 है वो ही हो जाएगा। इंटरचेंज, एक वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दूसरा वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस। कंफ्यूज तो नहीं इसको देख करके? I1 बराबर I यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 बराबर E एंगल ऑफ इमर्जेंस बन गया। I2 बराबर I ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वैल्यू I1 बराबर E ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बन गया। ठीक है? अगर आप ठीक से देखो बेटा तो जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है, जहां डेविएशन सबसे छोटा है बेटा, वहां पर अगर आप देखो तो I1 बराबर है I2, यानी देयर इज एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयर इज एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, अब जो कंडीशन है बताना है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, यानी जब किसी प्रिज्म से लाइट पास करता है और लाइट में अगर डेविएशन मिनिमम है तो मिनिमम डेविएशन के टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी वही एंगल ऑफ इमर्जेंस भी होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक ही पर्टिकुलर एक ही सिंगल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। इसका मतलब है कि जिस एंगल पे इंसिडेंस होगा उसी एंगल पे इमर्जेंस होगा। इसलिए अगर मुझसे कहेगा कंडीशन, यहां मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं बच रहा। अगर मुझसे कहेगा कंडीशन लिखो तो मैं बोलूंगा कंडीशन नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब भी किसी प्रिज्म से लाइट पास हुआ बेटा, देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई लाइट प्रिज्म से पास हुआ, अगर कहीं पर क्वेश्चन में बोले, ये भी ना बोले बेटा कि मिनिमम डिवीजन है कि नहीं, आपके ऊपर छोड़ दिया, क्वेश्चन बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, बस बोला अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर मिनिमम डेविएशन होगा। भाई मिनिमम डेविएशन है, सबसे कम डेविएशन मिलेगा। और दूसरा जानते हो बेटा, दूसरा ये है कि जिस समय I और E बराबर हो जाएगा उस समय अपने आप R1 और R2 भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ से देखो ना भाई, 1 इंटू साइन I बराबर म्यू इंटू साइन R1, 1 इंटू साइन E बराबर म्यू इंटू साइन R2, I और E बराबर है तो R1 R2 भी बराबर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर I और E बराबर हुआ तो R1 R2 भी बराबर हो जाएगा। यानी दूसरा ये है कि R1 इक्वल टू R2, यानी बेटा प्रिज्म के अंदर नॉर्मल के साथ जो लाइट रे एंगल बना रहा है, इस सरफेस पर R1 और इस सरफेस के साथ R2, तो R1 इक्वल टू, जैसे ही I बराबर होता तो अपने आप R1 R2 इक्वल हो जाता है।
कभी हो सकता है क्वेश्चन में इशारा कर दे, बोले यार प्रिज्म के अंदर जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो इक्वल है, बताओ क्या है, तो बोलेगा डेविएशन मिनिमम हो गया और क्या होगा। नहीं आएगा समझ में, पहले यहाँ तक पहुँचो, लिखो यहाँ तक, डरना नहीं, यहीं पर हो, घबराना नहीं, जल्दी लिखो बेटा, यहाँ तक पहुँचो। कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ग्राफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लिखिए जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ लोग तो बात ही नहीं समझते, पता है क्या करते वो, कुछ लोग तो बस जैसे ही मैंने बोर्ड पे लिखा, मैंने बोर्ड पे पहला लेटर सी लिखा हुआ, उसने अपने कॉपी पे सी लिखा हुआ, साथ साथ चलते बिल्कुल कि बिल्कुल मरे कहाँ, अभी यहाँ से पढ़ के तुरंत अमेरिका जा करके वहाँ पे लोगों की सेवाएं करनी है, इतना सारा काम है, बिल गेट्स की कंपनी संभालनी है, एक एक सेकंड पे काम है मेरे को, अगर एक सेकंड लेट हो जाएंगे तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल वक्त नहीं देते हैं। सी लिखा, वो लिखा, वो लिखा। अभी वो बीच में जो भी मैंने लिखने का टाइम दिया उस दौरान वो अंबानी का मार्केट संभालेगा, अंबानी का पूरा बिजनेस देख रहे होंगे। बैग बुद्धि देखो जल्दी, और पढ़ने का तरीका, जब पढ़ाओ तो बिल्कुल उसी समय पढ़ना है, बिल्कुल लिखना नहीं उस टाइम पे, लिखने का पूरा मौका देता हूँ, हाफ मिनट रुक रहा हूँ। मिटा दो, चलो मिलकर मिटाते हैं, चलो मिलकर। अभी कंडीशन में दो बातें हुई बेटा, एक बात और है सुन लो, इधर का ग्राफ जल्दी से बना लो प्लीज, जरा इधर का ग्राफ जल्दी से बना लो, मिटा दो, मिटाते। तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, तीसरी बात यहां पर ये बेटा, इसमें थर्ड कंडीशन है कि अगर प्रिज्म इक्विलैटरल हो, कैसा बेटा, इक्विलैटरल या आइसोसेलेस हो, आइसोसेलेस में जो दो इक्वल साइड है वो दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तो जैसे कि क्या होता है बेटा, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन केस ऑफ इक्विलैटरल और isosceles prism, the light traveling inside the prism will be parallel to third side, थर्ड साइड के पैरेलल होएगा। यानी बेटा मिनिमम डेविएशन के केस में थर्ड वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी मिनिमम डेविएशन है बेटा तो प्रिज्म के अंदर जो लाइट चलेगी वो वाला जो थर्ड फेस है इसके पैरेलल चलेगी, लेकिन कब होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस हो, उस केस में आप देखना प्रिज्म के अंदर जो लाइट है वो थर्ड साइड के ठीक पैरेलल चलेगी। तो बोले अरे सर ये दे दे तो मिनिमम डेविएशन, ये दे दे तो मिनिमम डेविएशन, ये दोनों ना दे केवल ये बोल दे तो भी मिनिमम डेविएशन। ये है मिनिमम डेविएशन होने की तीन शर्तें हैं, कोई भी एक फॉलो अपने आप, बाकी के दो फॉलो हो जाएंगे, कोई एक चीज तो हो जाए, आई वाली दे दे, दोनों सब के सब फॉलो हो जाएगा अपने आप, R1 = R2 सब फॉलो हो जाएगा, केवल इतना बोले प्रिज्म के अंदर चलने वाली लाइट ना, प्रिज्म के अंदर जो लाइट है वो थर्ड फेस के पैरेलल चल रहा है, बस हो गया मिनिमम डेविएशन। तो ये कंडीशन है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लो ठीक से, उधर लिखो और जान मत दे देना, बहुत सिंपल था। चलो भाई मिटाया जाए, चलो भाई मिटाया जाए।
आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं। अब है बेटा अगला पॉइंट प्रिज्म में ही रिलेशन बिटवीन बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना। रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म से जो लाइट पास हो उसमें मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो मिनिमम डेविएशन और म्यू में रिलेशन बहुत जरूरी है जानना। जानोगे तभी कर पाओगे। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल बेटा, ये कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, लाइट ऐसे आई, रेयर टू डेंसर जा रही है तो लाइट अंदर चलेगी। देखो इसके पैरेलल में बना रहा था कि मिनिमम डेविएशन दिखाई दे, और ऐसे, ठीक है। तो लाइट में डेविएशन ये हुआ, लाइट में डेविएशन ये हुआ, मिनिमम डेविएशन है। तो बेटा मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म में रिलेशन पूछा है, तो बोलेंगे सर देखिए सबसे पहले तो डेविएशन मिनिमम है। क्या आप डेविएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा बेटा, I प्लस ई माइनस ए, क्या मैंने बताया है आपको? यस। तो क्या मिनिमम डेविएशन जब होगा तो I और E बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। I प्लस आई कितना, 2I माइनस ए। तो I बराबर कितना, तो I बराबर होगा, ये उठा के इधर लाएंगे और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2। बोलो सही लिखा मैंने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा मैंने बेटा, क्लियर ना। अब हम बेटा ये जानते हैं R1 प्लस R2, ये और ये दोनों का सम ए के इक्वल होता, बताया मैंने। यस सर, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, ठीक है। जैसे ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, एंगल ये वाला। मिनिमम डेविएशन के समय क्या R1 R2 इक्वल होता है? यस सर, R1 और ये R2 की जगह R1 कर दो तो 2R1 बराबर a, तो R1 बराबर कितना, a बाई 2। अब अगर आप बुद्धि लगाओ, I मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन, R1 मेरे पास है सेकेंड इक्वेशन, तो क्यों नहीं ना स्नेल्स लॉ लगाते? फ्रॉम स्नेल्स लॉ, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ याद है बेटा, स्नेल्स लॉ कितनी बार कराया है, क्वेश्चन भी कराया हम लोगों ने स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, 1 जिस मीडियम में उस मीडियम का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इनटू नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसमें साइन, तो 1 इनटू साइन आई, आई कितना है जल्दी बताओ, 1 इनटू साइन आई कितना, आई भी डेल एल प्लस ए बाई 2। क्या लिखेंगे, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 इक्वल टू म्यू इनटू साइन R1, और R1 कितना है, a बाई 2, तो साइन a बाई 2, तो म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर होगा साइन a प्लस डेल m मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। डरना नहीं, दिस इज द रिलेशन। सभी बच्चों को याद रहता है, जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं ना सबको याद रहता है, जो पहली बार पढ़ने के लिए तो डरावना सा है ही। तो म्यू बराबर होता है साइन a प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। a बाई 2 एक साथ है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म में 2 का डिवाइड है। पहुंचो, जान मत दे देना, बहुत ही सिंपल है भाई। जल्दी बेटा, जल्दी बेटा।
हाँ भाई, हो गया। जल्दी लिखना और डरना नहीं, बिल्कुल मैं इधर ही हूं, डरने का नहीं। हो गया, मिटा दिया जाए। रिलेशन बिटवीन डेल मिनिमम एंड म्यू ऑफ अप्रेज्ड, और ये मेरे पास है। बिटा दो बेटा, इधर एक साइड बिटा रहा हूं, इधर की साइड है ना। अब बेटा इसी में एक चीज और सुनो सभी लोग ध्यान से। अगर बेटा यहाँ पर इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, अगर बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मतलब कितना छोटा सर? अगर क्वेश्चन में लेस देन 10 डिग्री हो। अच्छा, कुछ बच्चे तो बहुत ही लॉजिकल मतलब गजब का सोचते हैं, बोलते हैं सर अगर 10 डिग्री है तो क्या होगा? बेटा इस बात पे नहीं फंसाएगा, परेशान मत हो। 10 डिग्री से छोटा रहेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे रहेगा बेटा, परेशान मत हो ना। तो उस केस में बेटा देन उस केस में बेटा हम लोग क्या करते हैं, म्यू इक्वल टू, देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा, डेविएशन इज मिनिमम यानी वो भी बहुत छोटा, दोनों सम अपॉन 2 करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, और साइन थीटा में थीटा छोटा होता है, ये पूरा एंगल छोटा आएगा बेटा, तो साइन हटा देंगे। तो यहां पर आ जाएगा a प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन, और फिर नीचे से भी a बाई 2 है, बहुत छोटा है तो साइन हटा देंगे, a बाई 2, 2 से 2 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन म्यू a इक्वल टू a प्लस डेल मिनिमम, तो डेल मिनिमम की वैल्यू कितना होगा बच्चों? तो डेल मिनिमम होगा म्यू a माइनस a, यानी कि a कॉमन ले लेंगे, तो डेल मिनिमम का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी बेटा म्यू माइनस 1 इंटू ए मिनिमम डेविएशन की वैल्यू होती है, लेकिन ये क्या हर जगह लगेगा? नहीं, हर जगह अप्लाई नहीं होगा। कहां अप्लाई होगा बेटा? जहां एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन हो, बहुत छोटा, लेस देन 10 मतलब वेरी स्मॉल, उस केस में बेटा मिनिमम डेविएशन अगर कभी कहे कि प्रिज्म से बताओ मिनिमम डेविएशन अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2 डिग्री है, अच्छा 2 डिग्री है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर बोले एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके मिनिमम डेविएशन निकलता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे कब? जब एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा हो, बहुत छोटा हो तो ये लगा देना, ठीक है। चलो पहुंचो, लिखो इसे। तो मिनिमम डेविएशन और म्यू का जो है ये रिलेशन सिंपल था, है ना बेटा, बहुत आसान था, घबराना नहीं है बेटा, सीधा सीधा कहानी है। आप लोग खामा डर जाते हैं यार, बात बात पे छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी। मिटा दूं? अच्छा, इधर मिटा रहा, घबराना नहीं, जोर से बोलो, घबराना नहीं, डरना नहीं बेटा, डरना नहीं बच्चे। हाँ, अब देखो प्यारे बैलों, अब देखो प्यारे बैलों, हाँ अब सुनो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो, गौर से सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं बेटा इसे ध्यान समझना। देखिए, अगर आपसे कभी बोलता है कि ये प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या बेटा? प्रिज्म है, अच्छी बात है भाई, शानदार बात है। अगर आपसे बोले कि सर इस पे लाइट गिराया मैंने, तो बताओ कितने एंगल पर लाइट को गिराए ताकि लाइट अंदर जाए प्रिज्म के अंदर और ग्रेजिंग इमर्जेंस हो। क्या आपको मालूम है ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब? ग्रेजिंग इमर्जेंस का जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है उस सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चलेगी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। अब मेरे से कहेगा सर फाइंड करो आई, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, कैसे बनाएंगे? बोलेंगे सर वेरी इजी।
अगर बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री है, अगर ग्रेजिंग इमर्जेंस है, तो क्या ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा? यस, ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। पहली बात बेटा, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल के बराबर का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो देखिए ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है। इसमें लाइट का ग्रेजिंग इमर्जेंस है बच्चों, घबराना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अपन प्यार से बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर ये काम करो ना, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे, रेयर मीडियम अगर हवा है तो 1 अपॉन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव म्यू है, तो 1 अपॉन म्यू इज द साइन सी। अच्छा, मतलब क्रिटिकल एंगल मिल गया। अच्छा, अब बेटा आई निकालने के लिए एंगल चाहिए, तभी स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे ना, तो ये एंगल चाहिए। क्या कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? तो बोलेंगे सर बहुत आसान है। कैसे? तो हम बोलेंगे सर a माइनस सी होगा। क्यों भाई a माइनस सी कैसे बोल दिया? तो इन दोनों का सम a के बराबर होता है, बताया था ना बच्चों, इन दोनों का सम a के बराबर होता है। तो a में से c घटाओगे तो ये आ जाएगा, नहीं आया। इन दोनों का सम है, जैसे r1 प्लस r2 बराबर a होता है, प्यारे हो r1 निकालना है, r2 की वैल्यू है c के बराबर, तो c उधर जाएगा तो a माइनस सी नहीं होगा। सिंपल तो है यार, हम का परेशान होते हैं। अब a माइनस सी, तो ये i निकालना, तो क्या करेंगे? इसलिए चलो होगा तो सर 1 इंटू साइन आई बराबर होगा म्यू इंटू साइन a माइनस सी। और सर ये मेरे पास आ गया सिंपल कहानी, साइन i बराबर म्यू इंटू साइन, तो साइन i बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स। बेटा फॉर्मूला नहीं याद रखना इसमें, ये वाला जो पॉइंट है इसका फॉर्मूला नहीं याद रखना है, इसका मेथड याद रखना है। चलो मैं क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, डरना नहीं, प्यार से, डरना नहीं, प्यार से। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, लेटर सपोज ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म का बिल्कुल प्यार से सुनना, मैंने कहा बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है और मान लीजिए बेटा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। बोला कितने एंगल पर लाइट को गिराए ताकि ग्रेजिंग इमर्जेंस हो? ग्रेजिंग इमर्जेंस ऐसे, आप क्या बोलेंगे बेटा, कैसे बनाएंगे? ग्रेजिंग इमर्जेंस हो तो कैसे बनाएंगे? जोर से बोलो, कैसे बनाएंगे? एक मिनट बच्चों, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, जल्दी बोलो बेटा, ग्रेजिंग इमर्जेंस, सॉरी ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। हम बोले सर ये 90 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल होगा सर सी। चलो क्रिटिकल एंगल लो, साइन सी इक्वल टू होता है 1 बाय म्यू, म्यू की वैल्यू है √2। अरे सर क्रिटिकल एंगल तो साइन 45 डिग्री 1 बाय √2 होता है। बोले सर 45 डिग्री सर ये, तो हम बोलेंगे सर ये 45 डिग्री, तो ये कितना होगा बच्चों जल्दी बताओ, ये एंगल कितना होगा? 45 है, तो ये कितना होगा? तो 60 माइनस 45, ये 45 आया हम लोग का, तो 60 में से 45 15 डिग्री, सर ये एंगल 15 डिग्री होगा। तो इससे आंसर होगा यहाँ पर क्या होता है? इससे आंसर 1 इंटू साइन आई इक्वल टू √2 इंटू साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री को साइन 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ बेटा, ताकि 15 डिग्री तो पता नहीं है, साइन 15 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको खोल देंगे, पहले यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लो, देखो यहाँ पर इसका जवाब दे रहे हो, टेंशन मत लो। जल्दी, डरना नहीं है भाई, जल्दी। जल्दी भाई, जल्दी भाई, हमें जल्दी पढ़ना है।
इधर मिटाऊं, ये मिटाता हूं, ठीक है। तो चलो ये मिटा रहा हूं बेटा, और अब इधर की तरफ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। sin i इक्वल टू √2 और sin a माइनस b का फॉर्मूला जानते हो बेटा, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। sin a यानी sin 45 इंटू cos b cos 30 डिग्री √3/2 माइनस cos a cos 45 1/√2 एंड sin 30 डिग्री 1/2। अगर आप खोपड़ी हो तो √2 कॉमन लेके ऊपर से कट जाएगा, यहाँ आएगा √3 माइनस 1/2, 2 ऐसे में लिया। तो I बराबर आंसर देंगे सर sin इनवर्स √3 माइनस 1/2 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, परेशान मत होना। तो भैया बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलो लिखो जल्दी जल्दी, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ बच्चों, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। क्रीम थ्योरी लग रहा है टफ? अरे बहुत आसान है, क्यों परेशान। देखो अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पर क्वेश्चन ऐसे आ गया बेटा, देखना बेटा ध्यान से। अगर मैंने क्वेश्चन ऐसा देख लिया कि मान लो प्रिज्म ये है और प्रिज्म के एक साइड को सिल्वर कर दे, ठीक है बेटा, ऐसे सिल्वर कर दिया और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, और बोला कि बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो ताकि लाइट रिफ्रैक्शन के बाद मिरर पर गिरे और परपेंडिकुलरली मतलब वापस रिट्रेस करे उसी पाथ को। अगर रिट्रेस करता पाथ को तो पता बेटा क्या होता है, मिरर पर परपेंडिकुलरली गिरेगा 90 डिग्री के एंगल पर। तभी जब मिरर पर परपेंडिकुलरली गिरता है बेटा ऐसे, तो अपने पाथ को रिट्रेस करता है, तो रिट्रेस करके बाहर निकलता है। तो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर कि ये रिट्रेस करे पाथ को। ये वाला सरफेस मैंने क्या करा बेटा, सिल्वर्ड कर दिया, पॉलिश कर दिया बाहर से, अब बोल रहा है कितने एंगल पर गिरा है ताकि लाइट यहां पर आए, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ को रिट्रेस करे। जैसे ही बोला वापस उसी पाथ को रिट्रेस करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिरर पर परपेंडिकुलरली गिरेगा। लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो बोलता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बोलेंगे वेरी सिंपल सर, कैसे बनाए, देखो आई निकालने के लिए एंगल चाहिए हर हाल में, तभी तो इंसिडेंस हो लगाओगे भाई। मकसद देखो, मुझे आई निकालने के लिए एंगल चाहिए, इंसिडेंस हो लगाएंगे आई फाइंड हो जाएगा। तो देखो ये ए है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। तो ये 90 है, ये ए है, तीनों एंगल का सम 180, ये 90, तो इन दोनों को 90 होना पड़ेगा, 90 होना पड़ेगा ना। तो ये है, तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, 90 माइनस है, और ये नॉर्मल पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। और वैसे भी प्रिज्म के अंदर लाइट क्या होती है, R1 और R2, R2 यहाँ 0 है, बताया था दूसरे तरीके से सोचो, R1 प्लस R2 बराबर ए होता है, तो ये एंगल और ये तो 0 डिग्री है, नॉर्मल के साथ 0 प्लस दिस बराबर है, तो एक इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आ गए। अब यहाँ इंसिडेंस और लगाएंगे, तो 1 इंटू साइन आई बराबर हो जाएगा म्यू इंटू साइन ए, और यहाँ से कितने प्यार से हम लोगों ने आई बराबर लिखना है साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन ए, और देखो कितने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, यानी इस क्वेश्चन को पहले डील कर लिया, कितनी आसानी से, कितनी समझदारी से। नहीं आया समझ में, आई बराबर साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन ए, इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बिना टेंशन के, लफड़े के। चलो लिखो जल्दी 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 लिखो।
लिख लिया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बेटा प्रिज्म में इस तरह का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आराम से समझना, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, बिल्कुल आराम से मेरी बात को सुनते रहना। अगर मेरे से बोल दे कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, इसमें बहुत लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे, है ना बेटा? कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, इसका मतलब क्या है ये सुनो। जैसे मान लो बेटा मैंने बोला ये प्रिज्म है, अब यहां पर बेटा लाइट ऐसे आई और आपसे बोला, मेरी बात सुनना, आपसे बोला ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है, ओके सर, ये नॉर्मल है सर, ओके। लाइट अंदर आएगी, आएगी सर, आई, और बोला इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर ही ना निकल पाए। ऐसा क्या करें हम, ऐसा क्या हो यहां पर कि लाइट इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से अंदर गई, इससे बाहर आनी चाहिए, हम बोलते हैं लाइट पास कर गई प्रिज्म से, लेकिन इस सरफेस से बाहर ही ना आ पाए। लिखा हुआ है कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी, यानी एंटर तो करी लेकिन इस सरफेस से बाहर नहीं आ रही, इधर से कहीं बाहर आ सकती है लेकिन इससे बाहर नहीं आ पा रही है। ऐसा क्या करें कि लाइट बाहर ही नहीं आए इससे? कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी, सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर नहीं आ पाया, इससे आए वो अलग बात है, लेकिन इससे नहीं आ रही। तो बोलेंगे नहीं आ रही है सर, वेरी इजी, अगर नहीं आ रही है, लाइट इससे बाहर नहीं निकल पा रही है, तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा कर दो, शायद क्रिटिकल से छोटा तो बाहर आ जाए। इसको छोटा करना बेटा, इसको क्या करना है? छोटा। इसको छोटा करने के लिए क्या करोगे? इसको बड़ा करोगे। सोचो, पहले ध्यान से मेरी बात सुनना, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ए होता है, डू यू नो? R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है, ए मतलब कांस्टेंट हो गया बेटा। अगर मैं बोलूं R1 की वैल्यू ना 60 डिग्री है और ए है 90 डिग्री मान लो, ये क्या हुआ 30, तभी तो 60 प्लस 30 90। अगर ये 70 डिग्री हो जाती है, ये क्या हो जाएगा 20, तो फिर जैसे कांस्टेंट 90 बना रहेगा। तो यानी इसको छोटा करना है, छोटा करोगे तभी ना क्रिटिकल से छोटा होगा बाहर निकल जाएगा। हम बोले नहीं निकल रहा, अभी निकाल के देखते हैं कैसे नहीं निकलेगा। तो आप क्या करोगे? इसे यहां से निकालने के लिए क्या करोगे? इस एंगल को छोटा करोगे, और जैसे ही छोटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। देखो सामने R1 प्लस R2 कांस्टेंट रहेगा, अगर इसको छोटा करोगे तो ये अपने आप बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कहां तक बड़ा हो सकता है? देखो बेटा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर से और बड़ा करोगे तो ये और बड़ा होगा। सोच रहे हो? इसको छोटा कर, ध्यान देना बच्चों, इसको छोटा करके इसको क्या करना होगा? बड़ा। और ये बड़ा कैसे होगा? इस पर डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना फैलता जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना फैलेगा, और ये फैलेगा तो ये उतना ही कम होता जाएगा। हो गया, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। इसको छोटा होना क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि छोटा होगा तो क्रिटिकल से छोटा होते ही बाहर निकल जाएगा, तो हम चाहते हैं कि छोटा करें इसको। इसको छोटा करने के लिए क्या होगा? ये बड़ा। और ये बड़ा कैसे होगा बेटा? ये अपने आप थोड़ी ना होगा, इस पर डिपेंड करता है ना, लाइट आएगी तभी तो अंदर जाएगी, जिसको बड़ा करेंगे। ये बड़ा कहां तक हो सकता है? 90 डिग्री तक, क्योंकि एकदम बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री बिल्कुल इसके पैरेलल आया, ऐसे एकदम 90 डिग्री पर आया। बिल्कुल सोचो बेटा, एकदम 90 डिग्री पर आया, एकदम सरफेस के पैरेलल, और यहां से आया अंदर घुस गया, तो ये क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, क्रिटिकल के बराबर होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री और डेंसर मीडियम एंटर कर रहा है तो क्रिटिकल के बराबर होगा। लाइट इधर से गिराओगे, क्रिटिकल पे गिराओगे तभी तो 90 डिग्री से बाहर निकलेगा। तो अगर ये आई 90 डिग्री तक अप्रोच करेगा तो ये क्या होगा? क्रिटिकल, ये सबसे बड़ा सी तक होगा, होगा कि नहीं होगा? सबसे बड़ा सी तक नहीं जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से बड़ा कैसे कर पाओगे? 90 तक ही फैला पाओगे। नॉर्मल के साथ मैक्सिमम एंगल 90 बन सकता है। लाइट यहाँ 90 डिग्री पे होगी तो सबसे बड़ा ये सी बनेगा। और अगर सी तो ये कितना होगा? a माइनस सी। ये कितना होगा बेटा? a माइनस सी। और मैंने देखा ये सबसे बड़ा क्या, मैंने सी तक गया, क्रिटिकल एंगल तक गया, क्योंकि 90 डिग्री देखते ही रेयर मीडियम में 90 डिग्री मतलब डेंसर में क्रिटिकल के बराबर है। और अगर ये क्रिटिकल है तो इसका मतलब a माइनस सी। अब पता चला लाइट सबसे छोटा होने के बावजूद भी नहीं निकल पाया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब a माइनस सी है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और पता चला लाइट यहाँ से भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसका अगर a माइनस सी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया वो क्रिटिकल से अभी भी बड़ा है। सोचो यहाँ पर जो क्रिटिकल है, जो सी यहाँ होगा वही सी, इस मीडियम में सी वही होता बेटा। यहाँ पर अगर बाहर नहीं निकल पा रहा, a माइनस सी एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे छोटा समझ में आया, ये सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ा तो ये सबसे छोटा।
और सबसे छोटा कितना a माइनस पता चला अभी भी बाहर ही नहीं निकल पाया, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, TIR हो गया। इसका मतलब क्या बोलेंगे, अरे यार यहाँ पर जो a माइनस सी है ना वो c से बड़ा है, मतलब सबसे छोटा भी जो है वो अभी भी c से बड़ा बना हुआ, इसीलिए TIR। तो क्या करेंगे, a ग्रेटर देन c प्लस c का 2c, ठीक है। और बेटा ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देख रहे हो, यस, a/2 कर ले इधर ग्रेटर देन c और दोनों तरफ साइन लगा दो, तो साइन a/2 इज ग्रेटर देन साइन c और साइन a/2 और साइन c का होता है 1/μ, उधर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। और बेटा म्यू उठा के इधर साइन a/2 नीचे, म्यू ये उठा के ऊपर लाओगे, मुंह खुला हुआ इधर की तरफ 1/sin a/2 और 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो म्यू इज ग्रेटर देन cosec a/2, ये होता है बेटा कंडीशन कि कभी भी म्यू अगर cosec a/2 से बड़ा हुआ तो लाइट सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा, वो फिर थर्ड सरफेस से बाहर निकलेगा। तो म्यू ग्रेटर देन cosec a/2। देखिए ये पढ़ा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो आप एडी छोटी एक कर दो, नहीं बनेगा आंसर, इसलिए मैंने पढ़ाया म्यू ग्रेटर देन cosec a/2। क्लियर हो गया। तो आज मैंने आपको बेटा प्रिज्म खत्म कर दिया, प्रिज्म समझा दिया है, कल प्रिज्म का क्वेश्चन करके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ाने के बाद जाके कर्व सरफेस और लेंस का नंबर लगेगा, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से, और आज की क्लास ठीक है, ठीक है।